हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्टोन एज से लेकर चालकोलिथिक पीरियड में हिस्ट्री जो है वो मूव करती है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि उसके बाद आता है। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे इस हाईलाइट करके आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है और यहाँ पे इसका मैप दिया गया है, तो ये मैप पे आप ज़रा फोकस करिएगा। ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोकेशन जैसे चान्हो-दारो, मोहनजोदारो, कालीबंगन, रूपड़ और इस तरफ हड़प्पा और नीचे की तरफ लोथल, ये 4-5 ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको याद होने ही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इसकी अर्लीस्ट एक्सकेवेशन जो हुई थी इंडस वाली सिविलाइजेशन में। इस इंडस वाली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी एक्सकेवेटेड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द अर्लीस्ट एक्सकेवेशन इन द इंडस वैली वर डन एट हड़प्पा। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया। अच्छा, उसके बाद मोहनजोदारो जो सिंध में पाया गया है, हम लोगों ने अभी भी बात की, मोहनजोदारो सिंध का पार्ट है। बोथ दिस प्लेसेस आज की तारीख में पाकिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इस नाम इसलिए पड़ा है, या इंडस सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो इंडस नदी के किनारे हैं। ये इंडस नदी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इंडस नदी है। ये इंडस नदी के किनारे ये सबका इनका जो है ये इंटायर सिविलाइजेशन है, ये इंडस नदी को केंद्र करके है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो हड़प्पा के हैं, जैसे कालीबंगन राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, कोट डीजी सिंध में है, बनावली हरियाणा में है, लोथल, सुरकोटडा, धोलावीरा, ये सारे के सारे गुजरात में है। इसके अलावा लार्जर सिटीज़ की अगर हम बात करें, जहाँ 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा साइज़ है जिनकी, उनकी अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज़। एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं एक्सकवेट करके ये पता चला है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस और फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर। ठीक है दोस्तों, अब किसी किसी किताब में 3 है, किसी किसी किताब में 4 दिया गया है। जहाँ पे 3 है वहाँ पे कहते हैं अर्ली हड़प्पन, मैच्योर्ड हड़प्पन और लेटर हड़प्पन, और किसी किसी किताब में 4 भी हैं। जैसे यहाँ पे प्री हड़प्पन एक है, अर्ली हड़प्पन है, मैच्योर्ड हड़प्पन है और लेट हड़प्पन है। ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब है। जो प्री हड़प्पन है ये लोकेटेड है ईस्टर्न बलूचिस्तान में, नियर अबाउट मेहरगढ़ से 150 माइल की दूरी पे है, जो कि मोहनजोदारो से 150 माइल दूरी पे है मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पे प्री हड़प्पन कल्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे पहली बार सेटल्ड लाइफ दिखाई दी थी, क्योंकि हम लोगों ने एग्रीकल्चर मेहरगढ़ से स्टार्ट किया था। इस अर्ली हड़प्पन स्टेज में पीपल लिव्ड इन लार्ज विलेजेस, और ये प्लेन्स के पास रहते थे। ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो नदी के किनारे रहेंगे, नदी के किनारे प्लेन्स के पास रहते थे। ग्रेजुअली इनका ग्रोथ जो है वो, विलेजेस का ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली टाउन में तब्दील होता है, और वो भी इंडस वैली के इर्द गिर्द होता है। दोस्तों, ये जो अर्ली हड़प्पन फेज़ है, अर्ली हड़प्पन फेज़ को ट्रांजिशन फेज़ भी कहते हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो कोट डीजी है जो कि सिंध में है, अमरी है और कोट डीजी, दोनों ही जो है वो सिंध में, और ये दोनों अर्ली हड़प्पन स्टेज के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मैच्योर्ड हड़प्पन की बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशंस हैं, जैसे कालीबंगन में दिखाई दिया है, जहाँ पर आपको इलाबोरेटिव टाउन प्लानिंग दिखाई देगी, एक कुछ जगह पे अर्बन फीचर्स भी दिखाई देंगे, और पता चलता है कि ये फेजेस ऑफ इवोल्यूशन को क्रॉस करके हुआ है। जो लेट हड़प्पन स्टेज है, यानी कि द डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर है या हड़प्पन कल्चर है, इसमें आपको लोथल दिखाई देगा। लोथल जो है वो आपको सिग्निफाई करता है, लोथल आपको ये बताता है कि ये कौन से स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में है। लोथल बेसिकली एक पोर्ट सिटी है गुजरात में, और इसको बहुत लेट फाउंड किया गया। दूसरी चीज़, लोथल के जो रिमेन्स हैं उसमें पता चलता है कि लोथल से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था हड़प्पन लोगों के साथ दूसरे सिविलाइजेशंस में, जो उस समय के हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थे, जैसे मेसोपोटामिया। 1931 में जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने एक एस्टिमेट लगाई कि मोहनजोदारो जो है वो तकरीबन 3250 से 2750 BCE के बीच में कहीं हुआ होगा। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के मेथड से पता चल रहा है कि ये डेट्स जो हैं वो तकरीबन सही हैं। इसके अलावा 1964 में डीपी अग्रवाल जो है उन्होंने कंक्लूड किया कि जो टोटल टाइम फ्रेम है हड़प्पन कल्चर का वो तकरीबन 2300 से लेकर 1700 BCE तक का है, या 1750 BCE तक का है। अब ये डेट्स में कई बार मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक, और डिबेटेबल टॉपिक पे यूपीएससी सवाल नहीं पूछते हैं। रही बात सेलियन फीचर्स की हड़प्पन कल्चर के, सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। इनकी खासियत ये थी कि इनकी प्लानिंग जो बहुत ही सुंदर थी। ये एक ग्रिड पैटर्न में करते थे, और स्ट्रीट्स के चारों ओर जो है इस तरीके की कुछ कटिंग बनती थी इनकी, और ये 90 डिग्रीज में ऐसे कट होके इनकी जो स्ट्रीट्स वो बनती थी। तो ये काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्लानिंग के साथ बनता था, और इसी के इर्द गिर्द जो है आपको जो सीवरेज है वो भी आपको इसी के इर्द गिर्द मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा, राइट एंगल में आपको ये डिवाइड करता था 90 डिग्रीज में। इसके अलावा मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको सिटाडेल देखने को मिलता है। सिटाडेल एक हाई पोडियम है मड ब्रिक का, जैसे एक सिटी में आप जब भी घुसते हैं तो एक साइड में उसका ऊंचा है जिसको सिटाडेल कहते हैं, और दूसरे साइड पर लोअर टाउन है जहाँ पे नॉर्मल कॉमन लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, लार्ज स्केल ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया ऑलमोस्ट हर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे। अब ये बर्न्ड ब्रिक जो है दोस्तों, ये पहली बार हड़प्पन कल्चर में शुरू हुआ। इससे पहले चालकोलिथिक के लोगों को बर्न्ड ब्रिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर और रिमार्केबल फीचर जो यहाँ देखने को मिली वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल द हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इनको कवर किया जाता है स्टोन स्लैब से। आज भी ऐसे ही होता है। तो कितने एडवांस वो उस समय रहे होंगे, 2300 BCE के आसपास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है मोहनजोदारो में, उसको कहते हैं द ग्रेट बाथ। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कि इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। किसी रिलीजियस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजियस बेदिंग में काम आता हो। इसके इर्द गिर्द जो है चेंजिंग रूम्स भी होते थे। जो फ्लोर होता है बात का, जो फ्लोर था ग्रेट बात का, वो इट वॉज मेड बाई बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, और इतने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया था कि कोई भी किसी भी तरीके से वाटर लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता होगा, अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये रिचुअल बेदिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। मोहनजोदारो में ग्रैनरीज भी बड़े तादाद में मिले। ग्रैनरीज का मकसद ये होता है कि आपको फूड अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस होए तो आपको वो फूड को स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि हड़प्पन कल्चर जो है उसमें इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस थी। तो पहली बार सरप्लस इकोनॉमी हमें देखने को मिलेगी और यही एक्स्ट्रा सामान जो है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो ग्रैनरीज में रखते थे। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़, देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, ट्रेड, सब कुछ चल रहा था अच्छा खासा। सरप्लस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सरप्लस ग्रेन इज स्टोर्ड इन द ग्रैनरीज। एनिमल्स डोमेस्टिकेशन भी अच्छा खासा वहाँ पे हो रहा था। अब क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर, तो कई लोग ऐसे हैं जो लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हो रहे थे। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑलरेडी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो कुछ लोग आर्टिसंस में चले गए, कुछ लोग गोल्ड स्मिथ में चले गए, कुछ लोग ब्रिक बनाते थे, कुछ लोग स्टोन कटर्स थे, कुछ लोग वीवर्स थे, कुछ बोट मेकर्स थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर थे। तो ये चीज़ें जो थी ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऑलरेडी एक सरप्लस प्रोडक्शन सिस्टम है। पॉटरीज इनके जो हैं वो अभी भी कई जगह पे मिले हैं। नॉर्मली रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरीज जो हैं वो मिले हैं। बीड्स के ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, इसके ज्वेलरीज भी बनाई जाती थी। ऑर्नामेंट्स जो ये पहनते थे वो गोल्ड के पहनते थे, सिल्वर के भी पहनते थे और काफ़ी ज़्यादा फैशन कॉन्शियस थे। इंटरनल ट्रेड भी जो है ये होता था उस समय और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड भी जो है वो कंडक्ट किया जाता विद द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या होता था, मैंने सील्स, कुछ सील्स पाए गए हैं। सील मतलब ऐसा एक चौकोल जैसा, चौकोल हो सकता है, गोल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग शेप के जो सील बनते थे, ये सील से क्या होता था कि इसके एक एविडेंस की तरह हम लोग काम करते हैं। हमें पता चलता है कि अगर ये सील है तो ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होगा, जो कि हमको किसी दूसरी जगह पर अगर मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे देयर वुड बी एन एविडेंसेस टू प्रूव कि ट्रेड लिंक्स जो है वो था। उसी तरीके से हमें पता चला कि इंडस और समेरियंस पीपल के बीच में एक ट्रेड रिलेशंस था। जैसे इंडस वैली में भी आपको मेसोपोटामिया के सील्स मिलेंगे। ट्रेड जो है वो नॉर्मली बार्टर सिस्टम में होता था। इसके अलावा आपको टेराकोटा मॉडल्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, कहीं पे बुलक कार्ट्स मिलेंगे, कहीं पे कुछ और मिलेंगे बनाए हुए। इसके अलावा जो सोशल लाइफ थी उसमें आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत अच्छा था। द ड्रेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ 2 पीसेस ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो इसके अलावा बीड्स पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे, बैंगल्स था, ब्रेसलेट्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स, बहुत सारी गहने ये लोग पहनते थे। इसके अलावा यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स भी था। कई जगह पे ऐसा भी कहा गया कि इवन दे यूज टू यूज़ दीज लिपस्टिक, ये सब भी इस्तेमाल करते थे। बच्चों के खेलने के सामान बहुत सारे थे, जैसे कार्ड्स, मार्बल बॉल्स, डाइस, ये सब भी खेल में यूज़ होता था। फिशिंग जो है वो एक रेगुलर ऑक्यूपेशन बन गया था और हंटिंग और बुल फाइटिंग जो है वो एक पास टाइम बन गया था। अब वो नेसेसिटी नहीं रही जैसे पहले थी। इसके अलावा हड़प्पन जो स्कल्पचर है दोस्तों, हड़प्पन जो स्कल्पचर है इसमें भी आपको हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप दिखेगा। मेन एंड वुमेन, एनिमल, बर्ड्स, इन सब के आपको टेराकोटा फिगर्स मिलेंगे और कई जगह पे आपको सील के ऊपर इन फिगर्स का आपको इनग्रेव्ड मिलेंगे। फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके अलावा 2 स्टोन स्टैचूज जो हड़प्पा से मिले गए हैं उसमें से एक है बैक व्यू ऑफ अ मैन, दूसरा जो है वो डांसर का है और ये स्पेसिमेन बताते हैं कि लोग स्कल्पचर में भी काफ़ी ज़्यादा आगे थे। इसके अलावा जो पॉट्स होता था या जार होता था उसको पेंट किया जाता वेरियस डिज़ाइन और कलर के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आम यूज़ के लिए थी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें किसी गेस्ट के आने पर उन पर्टिकुलर यूटेंसिल्स को यूज़ करेंगे। इतने ज़्यादा मॉडर्न थे जैसा कि आज है। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो स्क्रिप्ट है वो बॉस्टो फ्रीडन मेथड में लिखी जाती है और अनफॉर्चुनेटली उसको अभी तक जो है हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए। सो द मिस्ट्री ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल एग्जिस्ट एंड देयर इज नो डाउट दैट द डिसाइफरमेंट, उसको ढूंढना, उसको समझने की जो कला है, ये अगर हम लोग सीख जाते तो बहुत सारी अन्य चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को रोशनी मिलती, उनके बारे में और जान पाते। रही बात रिलीजन की, तो वो सील का, टेराकोटा के फिगर्स का, कॉपर टैबलेट्स का और इस तरह की चीज़ों के अंदर रिलीजियस लाइफ जो है उसको आपको डिपिक्शन मिलता था। जैसे पशुपति या प्रोटो शिवा को आपको डिपिक्शन सील्स में मिलेगा। जैसे आपको योगी पोस्चर में बहुत सारे फेसेस के साथ, 2 हॉर्न्स के साथ, आपको 4 एनिमल्स के साथ आपको ये इनग्रेव्ड मिलेगा। इसके अलावा जो चीफ फीमेल डेटी थी या मदर गॉडेस जो थी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है टेराकोटा फिगर्स में। ठीक है, लिंग को वर्शिप करना वॉज ऑलरेडी देयर। ट्रीज एंड एनिमल्स, इनको भी वर्शिप किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
क्या वो भूत प्रेत में यकीन करते थे? बिल्कुल करते थे। एविल और गोस्ट में यकीन करते थे, इसीलिए वो एम्यूलेट्स पहनते थे प्रोटेक्शन के लिए, और ये सब चीज़ें हम लोग को प्रमाण सहित मिली है। रही बात बरियल मेथड्स की, तो ये था कि जो सिमेट्रीज थी वो भी डिस्कवर की गई हैं। सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रूपड़, इन सब जगह पर आपको बरियल्स मिलेंगे। कंप्लीट बरियल्स भी होता था और पोस्ट क्रिमेशन भी होता था। कंप्लीट बरियल में तो आप पूरी तरह से दफना देंगे, लेकिन पोस्ट क्रिमेशन का मतलब है आप उसको जलाने के बाद जो एशेज है उसको आप दफना देते हो, जो कि आपको मोहनजोदड़ो में मिलता था। लोथल में आपको बरियल पिट्स भी मिले हैं। बर्न्ड ब्रिक का इंडिकेशन है कि उसको कॉफिन में ज़रूर इस्तेमाल किया गया होगा। तो इस तरीके की आपको चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वहाँ पर सती सिस्टम होता था कि नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आपको पेयर्स में स्केलेटन मिलते थे, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि क्या लड़कियों को भी अपने पति के साथ जलाया जाता है, लेकिन उसका अभी तक एविडेंसेस नहीं है। देयर इज नो यूनानिमस व्यू पर्टेनिंग टू द कॉज फॉर द डिक्लाइन। किस वजह से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई अभी तक किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आया था, कुछ लोग कहते हैं कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इतनी डिक्रीज हो गई थी कि एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कि वो भूख से मर गए थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था। तो डिस्ट्रक्शन जो है जो ऋग्वेद डिस्ट्रक्शन जो है वो एंटायर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हुआ है वो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। इससे डिबेटेबल टॉपिक। और ये भी माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे, वो ज़्यादा स्विफ्ट थे, वो ज़्यादा सुपीरियर थे इन टर्म्स ऑफ वेपन। स्विफ्ट इन द सेंस वो लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आर्यंस से पहले घोड़े का इस्तेमाल जो है वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में घोड़े का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग ये जो है एक छोटा सा चैप्टर जो था वो हम लोगों ने कवर किया। आप जरा कोशिश करिएगा कि इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को जरा एक बार बारी बारी से रिवाइज करते रहें। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, और वो है वैदिक कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती तौर पे हिस्ट्री में हम लोगों ने यहाँ से अगर हम लोगों ने स्टोन एज शुरू किया था, तो स्टोन के बाद हम लोग मेटल में चालकोलिथिक एज तक पहुँचे थे, जहाँ पे मेटल आया था कॉपर। उसके बाद ब्रोंज आया था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं दोस्तों, हम यहाँ अब आ गए हैं वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दो पार्ट्स हैं, एक है ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है दोस्तों लेतर वैदिक पीरियड। अब इस लेतर वैदिक पीरियड में आयरन आ जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले स्टोन, फिर कॉपर मेटल, फिर ब्रोंज मेटल, उसके बाद आयरन। इस क्रोनोलॉजी को दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो सिटीज़ ऑफ हड़प्पन कल्चर था वो तो डिक्लाइन कर जाता है बाई 1500 BCE। सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी स्लोली डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद इंडो आर्यन लैंग्वेज, संस्कृत और ये सब चीज़ें नॉर्थ वेस्ट से इंडिया के अंदर प्रवेश करता है, और उसी के साथ साथ एक इंडो ईरानियन रीजन के अंदर इनिशियली ये लोग वहीं से आते हैं, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा लोग मानते हैं, सेंट्रल एशिया से आए थे। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनकी जो इनिशियल सेटलमेंट थी वो वैली में थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ पंजाब इनिशियल। और जो लेटर वैदिक पीरियड दोस्तों इसमें ये लोग मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये ध्यान में रखना, जो ऋग वैदिक पीरियड था वो इंडस के ही इर्द गिर्द रहती है पंजाब साइड में, और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें ये लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। दोस्तों इसी पीरियड को आर्यवर्ता पीरियड भी कहते हैं, या आर्यंस पीरियड भी कहते हैं। अब इनकी ओरिजिनल होम क्या थी, इसको लेके काफ़ी विवाद है, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो जर्मनी से आए थे, कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं साउदर्न रशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक तो ये तक कह दिए कि आर्यंस जो है वो आर्कटिक रीजन से आए थे, बेस्ड ऑन हिज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन जो सिद्धांत को लोग सब लोगों ने जो चीज़ को माना है, जो चीज़ हाईली एक्सेप्टेबल है, वो ये है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। अब दोस्तों जब ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे तो यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे पहली बार वेद लिखे जाते हैं। लेटर वैदिक में बाकी के वेद लिखे जाएंगे, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में एक ही वेद लिखा गया है, और वो है ऋग्वेद। अब यहाँ से वैदिक लिटरेचर का भी शुरुआत होती है। यहाँ से एक और चीज़ की शुरुआत होती है दोस्तों, और वो है राइटिंग। एक ऐसी राइटिंग जिसको डिसाइफर किया गया है, यानी कि हम इनकी लिखावट को पढ़कर एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, हाउएवर द थ्योरी फ्रॉम द सदर्न रशिया अपीयर्स टू बी मोर प्रोबेबल एंड हाईली एक्सेप्टेबल बाय द हिस्टोरियन। तो सदर्न रशिया से आए थे, यानी कि सेंट्रल एशिया के ही आसपास का रीजन है, वहीं से लोग आए थे। इनकी जो जर्नी है जब इंडिया में शुरू करते हैं तो वो 1500 BCE से करते हैं, और इसी एरिया को ये लोग कहते हैं कि इंडो आर्यन कल्चर का डेवलपमेंट होना, या इंडो आर्यन लैंग्वेज जो थी उस समय संस्कृत सामने आई। अब यहाँ पे वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। वेद का एक्चुअल मीनिंग जो है वो उनका जो रूट शब्द है वो है विद, ठीक है, और वेदा सिग्निफाई करता है एक सुपीरियर नॉलेज। ऋग वैदिक पीरियड में एक ही वेद लिखा गया था, जैसे कि मैंने कहा, और लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेद लिखे गए थे, विच इज यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि हर एक वेद में क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए सामवेद, इसके अंदर आपको चैंटिंग ड्यूरिंग सैक्रिफाइस के समय कौन से मंत्र को उच्चारण करना चाहिए वो सामवेद में, इसके अंदर एक अलग से मेलोडी भी है। यजुर्वेद के अंदर
डिटेल्स हैं, रूल्स जिसको ऑब्जर्व करना चाहिए एट द टाइम ऑफ द सैक्रिफाइस। ठीक है दोस्तों, तो अथर्ववेद में भी अलग अलग रिचुअल्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाए तो और भी किताबें उस समय लिखी गई हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे उपनिषद, ब्राह्मणास, आर्यनकाज, महाभारत, रामायण, ये सब जो हैं 19-20 इसी समय पे लिखे जाने वाले हैं। आर्यनकाज जो किताब है वो रिलेटेड टू फॉरेस्ट है। उपनिषद जो है वो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। रामायण महाभारत ये हमें पता ही है, ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इसके अंदर बात करी गई है। इसके अंदर सैक्रिफाइसेस है, इसके अंदर राजा की ड्यूटीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए एज ए आइडियल राजा, इन सब के बारे में भी है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, एथिकल डिलेमास से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं महाभारत और रामायण। 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में ऋग वैदिक यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड शुरू हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड आर्यंस वर मोस्टली कन्फाइंड टू इंडस रीजन, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात करा, ये लोग इस रीजन को सप्त सिंधु कहते थे, 7 नदियों का समूह। यहाँ पे दोस्तों अगर हम ऋग वैदिक के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो यहाँ पे एक तरफ इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी है कि द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज अ कुल और फैमिली। ठीक है, सेवरल फैमिली जब मिलते हैं तो यहाँ पे बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप टू क्रिएट अ ग्राम और विलेज। तो फैमिली से विलेज, विलेज के हेड का नाम है ग्रामीणी। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ विलेज का मतलब होता है विसु, और इनके लीडर का नाम होता है या हेड का नाम होता है विश्यापति। और हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है, उसको कहते हैं जना यानी कि ट्राइब। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हेड ऑफ द किंगडम होता है उनको कहते हैं राजन या तो किंग। ठीक है, जो सक्सेशन होता है, ये मोनार्कियल सिस्टम है तो सक्सेशन जो होता है वो हेरिडिटरी सक्सेशन होता है। और यहाँ पे पुरोहित का बहुत बड़ा रोल होता है, पुरोहित प्रीस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है जो राजा को एडवाइसेस देते हैं। सेनानी या कमांडर का बहुत बड़ा रोल होता है जो राजा को सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। और जहाँ से लॉज या रेगुलेशंस बनते हैं उस समय यहाँ पे सभा और समिति इसका जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एल्डर्स बैठते हैं। सोशल लाइफ अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कल थी। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी, लड़कियों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, आपको दिखाई देगा लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन अभी उतनी बुरी नहीं है। द बेसिक यूनिट ऑफ अ सोसाइटी वाज फैमिली, ये हमें पता है, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज गृहपति। ठीक है दोस्तों, मोनोगैमी जो है वो जनरली प्रैक्टिस किया जाता था, वाइल पॉलीगैमी, बीवियां बहुत सारी शादियां नहीं कर सकती, लेकिन पॉलीगैमी उन्हीं के लिए अलाउड है जहाँ पे आपको कोई जो औरत है वो किसी रॉयल फैमिली से या नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ही पॉसिबल है। नॉर्मल लोगों के लिए पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, लेकिन मोनोगैमी सबके लिए अलाउड है। दोस्तों यहाँ पे मोनोगैमी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है जनरली, लेकिन पॉलीगैमी जो है वो सिर्फ तब प्रैक्टिस की जाती है जब जो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अगर वो रॉयल या नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसके अलावा देयर वर वुमेन जो कि पोएट्स भी बने हुए, यानी कि शिक्षा भी मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता था शिक्षा में भी, जैसे अपाला, ठीक है, लोपमुद्रा, ये सब ऐसे शिक्षित महिलाएं हैं ऋग्वेदिक पीरियड में जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज और सती जैसी चीज़ों को आपको देखने को वहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं मिलेगा। दोस्तों ऋग्वेदिक पीरियड में मेन एंड वुमेन जो भी अपर या लोअर गारमेंट्स जो हैं वो दोनों ही कॉटन और वुल पहनते थे। इसके अलावा बार्ली, व्हीट, मिल्क प्रोडक्ट्स ये लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्नामेंट जो हैं वो लड़के लड़कियां दोनों पहनती थे। ठीक है, इसके अलावा जो गाय की मीट होती है, काउज मीट, ये प्रोहिबिटेड था सिंस इट वाज अ सीक्रेट एनिमल। ये गाय की मांस को यानी कि बीफ खाना मना है, ये ऋग्वेद से शुरू। जो सोशल डिविजन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे लेकिन रिजिड नहीं थे। रिजिड ये लोग लेटर वैदिक में बनेंगे, यानी कि वर्ण सिस्टम अभी, कास्ट सिस्टम अभी भी नहीं आया है। कास्ट सिस्टम जो है वो ऋग वैदिक में नहीं बल्कि लेटर वैदिक पीरियड में दिखाई आपको देने वाला है। ऋग वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी पेस्टोरल थी। उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो है कैटल रियरिंग। ठीक है, जो वेल्थ वो एस्टिमेट करते थे वो कैटल से ही करते थे कि कौन आदमी पैसे वाला है, कौन आदमी पैसे वाला नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी काउज दैट फैमिली इज पोजेसिंग। ठीक है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पे आयरन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गया था, और आयरन में खास करके लेटर वैदिक पीरियड में आयरन के इस्तेमाल से इन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस इन्होंने करा। इसके अलावा कारपेंट्री जो है वो भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन उस समय था। इसके अलावा वर्कर्स जो हैं वो मेटल के फैक्ट्री में भी काम मेटलर्जी का काम भी किया करते थे। इसके अलावा स्पिनिंग ऑफ अदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कॉटन, वुलन, ये फैब्रिक्स बनाना, ये भी उस समय था। गोल्ड स्मिथ का काम उस समय भी था, जो लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे। पॉटर्स वो भी थे जो लोग अलग अलग वेसल्स बनाते थे, अलग अलग यूटेंसिल्स बनाते थे जिसको हम लोग डोमेस्टिक यूज़ में काम में लाते थे। इसके अलावा जो ट्रेड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन उस समय ट्रेड जो वो बहुत बड़े पैमाने में नहीं होती थी। ट्रेड वॉज कंडक्टेड ऑन अ बार्टर सिस्टम। लेटर ऑन ऋग्वेदिक पीरियड में आपको कॉइन्स भी दिखेंगे। ऋग्वेदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस को, और ये काफ़ी पर्सनाफाइड थी, बहुत ही पर्सनल लेवल पे थी। यहाँ पे एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी ये है कि इंद्र जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे भगवानों में इन दी अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड। इसके अलावा जो थे इंद्र, अग्नि, इनको भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता था। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स। फीमेल गॉडेसेस भी थी जैसे अदिति, उषा। ठीक है,
प्रेयर्स जो हैं वो ऑफर किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ऑफर की जाती थी। सिंप्लिसिटी वॉज द की इन द रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिसेस इन ऋग वैदिक पीरियड। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में ये सारे प्रैक्टिसेस, सारे रिचुअल जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए और इससे सोसाइटी में रिजिडिटी भी ज़्यादा बढ़ गई। बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, तो जो आर्यंस थे वो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी गैंगेटिक प्लेन। हम लोगों ने अभी बात करी थी क्लास से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस वाज द लार्ज किंगडम्स, कुरु, पंचाल, ये सब बनना शुरू हो गए, जनपद बनना शुरू हो गए और जनपद से महाजनपद बनना शुरू हो गए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लेटर वैदिक पीरियड में। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो रिफर्स की 3 डायमेंशंस या 3 डिविजन्स ऑफ इंडिया है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया, आर्यवर्ता, सेंट्रल इंडिया, मध्य देशा और दक्षिण पथ, सदर्न इंडिया। इस तरीके से डिमार्केट किया गया था लेटर वैदिक के टेक्स्ट में पूरे भारत को। अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज किंगडम्स थे, तो ऑब्वियसली मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल होंगे, जनपद होंगे, उनके अलग अलग जनपद के अलग अलग किंगडम्स होंगे। तो ये बहुत ही साफ उस समय था। रिचुअल्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते थे, काफ़ी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब होता था। लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, इनके अलावा भी और भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व इसमें हुए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ समिति एंड सभा ये डिमिनिश हो गया इन दी लेटर वैदिक पीरियड। जो चीज़ें सभा और समिति एल्डर्स की बात सुनकर एक काउंसिल बनाई गई थी, उसकी इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक में कम होने लगी। जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना इसी में से सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं आपके। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने लगा इस पीरियड में, जिसका इस्तेमाल इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसी की वजह से एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा लैंड उनको मिलने लगा, तो एग्रीकल्चर जो वो चीफ ऑक्यूपेशन इनके लिए बन गया और इसी चीज़ का फायदा उठाकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एम्पायर्स भी खड़े किए। मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, इन सब ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। लेटर वैदिक पीपल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गए सी रूट के साथ ट्रेड करते हुए विद डिफरेंट कंट्रीज लाइक बेबीलोन। एक क्लास हायरार्की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, जैसे मर्चेंट क्लास वो सबसे ज़्यादा सामने निकल कर आई, जिनको वैश्य या वैश्य शूद्र जो हम लोग की जो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो वैश्य जो क्लास है इसको बनिया क्लास या मर्चेंट क्लास बताया गया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स में काम किया। यहाँ पे मर्चेंट्स की गिल्ड्स भी बनने लगी, जिसको हम लोग गनाज कहते हैं। निष्का जो है ये ऋग वैदिक पीरियड में ज़्यादा काम में नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन यहाँ पे सतमाना, निष्का, इन सब का इस्तेमाल किया गया। ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के नाम हैं, जिसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो 4 सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, वर्ण सिस्टम जिसको हम लोग कहते थे, जिसके बारे में भी हमने बात की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो लेटर वैदिक पीरियड में जो शुरुआत की जो 2 हायर क्लासेस है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज जो है एंजॉय किया, लेकिन बाकी वैश्य, शूद्र, इनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ से, सो कॉल्ड प्रिविलेज से डिनाइड किया गया। ब्राह्मण जो थे वो एकदम टॉप पोजीशन पे थे, क्षत्रिय जो है वो एक हायर स्टेटस उनको भी था, और कई बार क्षत्रिय जो है वो क्लेम करते थे हायर स्टेटस ओवर ब्राह्मण्स ऑल्सो, क्योंकि ये सोल्जर्स थे, फाइटर्स थे, प्रोटेक्शन देते थे। इन अ फैमिली द पावर ऑफ द फादर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, और ज़्यादा पैट्रियार्किक होने लग गया। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा डिग्रेडेड होने लगी। अकॉर्डिंग टू आत्रेय ब्राह्मणा, अ डॉटर वॉज डिस्क्राइब एज अ सोर्स ऑफ मिजरी। एक किताब ऐसी है आत्रेय ब्राह्मणा, इसके अनुसार डॉटर जो है एक सोर्स ऑफ मिजरी का काम, एक सोर्स ऑफ मिजरी की तरह उसको माना जाने लगा। वुमेन को जो है सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड काम में ही रखा गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडिंग सिचुएशन बन गई औरतों के लिए लेटर वैदिक पीरियड में। अगर हम रिलीजन की बात करते हैं दोस्तों, तो भगवान और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, और ज़्यादा जो रिचुअल्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो गॉड जो है वो अर्ली वैदिक यानी कि ऋग वैदिक पीरियड में, जैसे इंद्र, अग्नि, इन लोगों ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, और अभी जो है ये सैक्रिफाइसेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, रिचुअल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, दे बिकेम मोर इलाबोरेटिव। ठीक है, प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस कम होने लगी, लेकिन सैक्रिफाइसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। प्रीस्टहुड जो ब्राह्मण्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और ये लोग हेरिडिटरी पोस्ट बनने लगे। देयरफॉर अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन जो है सोसाइटी में बढ़ने लगा। एक रिलीजियस मूवमेंट उभर के आया जो कि इस ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ था। उसमें बहुत सारे रिलीजन्स हमारे सामने आए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट है अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।